रामावतार कारकवाल, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज मैं आपको कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट फर्स्ट EAFM सेकंड पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें पिछले वीडियो में जो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं छूट गई थी उनके बारे में आपको मैं समझाऊंगा। तो थर्ड जो अर्थशास्त्र की जो तीसरी कैटेगरी थी तो परिभाषाओं की वो है दुर्लभता या सीमितता केंद्रित परिभाषाएं। तो ये जो परिभाषाएं हैं इसमें एक अर्थशास्त्री हुए हैं लियोनल रॉबिन्स, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी परिभाषा, बहुत ही सार्वजनिक परिभाषा इन्होंने अर्थशास्त्र की दी है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें उद्देश्यों व सीमित उपयोग वाले वैकल्पिक साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अर्थात उन्होंने अपनी जो परिभाषा दी है उसमें जो है उन्होंने बताया कि कुछ चीजें दुर्लभ होती है या सीमित मात्रा में होती है, तो उन सीमित साधनों का हम किस प्रकार से, और वे सीमित साधन भी ऐसे होते हैं जो बहु उपयोगी होते हैं, अर्थात उनको उपयोग में लेने के कई विकल्प होते हैं, तो उसमें से हमें चुनाव करना होता है। तो इनकी जो परिभाषा है, इनकी जो परिभाषा उसकी हम व्याख्या करें तो ये 5 बातें निकल के सामने आती है। पहली, असीमित आवश्यकताएं या उद्देश्य, अर्थात मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है, उसके उद्देश्य असीमित होते हैं और उसको सीमित साधनों के द्वारा पाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा है सीमित साधन, मनुष्य के पास जो भी साधन होते हैं वे बहुत ही सीमित होते हैं और उन सीमित साधनों से ही उसे काम चलाना पड़ता है। थर्ड है सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग, मनुष्य के पास साधन सीमित होते हैं और उन सीमित साधनों का वह वैकल्पिक प्रयोग करता है, अर्थात उनको प्रयोग करने के उसके पास कई विकल्प होते हैं, एक साधन को वह कई काम में ले सकता है। जैसे बिजली है, बिजली से वह लाइट भी चला सकता है, वह अपना AC भी चला सकता है, और भी बिजली के कई उपयोग है, वह उसको उसमें काम में ले सकता है। चौथा है आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता, आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता का मतलब यह है कि मनुष्य की जो आवश्यकता होती है उनकी सबकी समान तीव्रता नहीं होती है। कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है जिनको हम तुरंत पूरा करना चाहते हैं और कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है जिनको हम देर से भी अगर उन आवश्यकताओं को पूरा करें तो वह भी उचित है, लेकिन आवश्यकताओं की तीव्रता का हम क्रम बना लेते हैं। जो आवश्यकता सबसे ज्यादा तीव्र है उस आवश्यकता को संतुष्ट हम सबसे पहले करेंगे और जिस आवश्यकता की तीव्रता कम है उसको हम बाद में संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। और 5वीं है आर्थिक समस्या, अर्थात ये जो चारों समस्याएं हैं, इन चारों समस्याओं के कारण फिर आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। अर्थात जब हमारे पास सीमित साधन होंगे, हमारी आवश्यकताएं असीमित होंगी और हमारी जो है आवश्यकता तीव्र होगी, तो इससे आर्थिक समस्या जन्म लेती है। ये दुर्लभता या सीमितता केंद्रित परिभाषा की हम विशेषता भी देख सकते हैं। अर्थशास्त्र का विस्तृत क्षेत्र, अर्थशास्त्र में सामाजिक तथा असामाजिक सभी मनुष्यों की क्रियाओं के एक विशेष पहलू जो सीमितता से संबंधित है का अध्ययन किया जाता है। अतः ये जो कैटेगरी है, ये सीमितता केंद्रित परिभाषा है, इसका जो है क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। सेकेंड है विश्लेषणात्मक परिभाषा, जो लियोनल रॉबिन्स ने जो परिभाषा दी है वह है विश्लेषणात्मक भी है। ये मानवीय क्रियाओं को भौतिक, अभौतिक, साधारण, असाधारण, आर्थिक, अनार्थिक, सामाजिक, असामाजिक आदि वर्गों में बांटकर अध्ययन नहीं करती, बल्कि चुनाव पहलू का इसमें अध्ययन किया जाता है। अर्थात हमें किस प्रकार से सीमित साधनों में हमारी आवश्यकता के हिसाब से किस साधन का चुनाव करना, इस बात पर अधिक बल देती है।
अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को उद्देश्यों के प्रति तटस्थ बताया है और अर्थशास्त्र का कार्य अच्छाई या बुराई के संघर्ष में निर्णय देना नहीं बताया। अतः ये जो है ये वास्तविक विज्ञान है। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान है। अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान में मानकर रॉबिन्सन ने इसको मानव विज्ञान माना है। इसमें केवल सामाजिक मनुष्य का ही नहीं बल्कि गैर सामाजिक मनुष्य की क्रियाओं के चुनाव पहलू का भी अध्ययन किया जाता है। और पांचवी है सार्वभौमिक परिभाषा। ये जो रॉबिन्सन ने जो सीमितता केंद्रित परिभाषा दी है अर्थशास्त्र की, ये जो है ये सार्वभौमिक परिभाषा है। अर्थात ये विश्लेषणात्मक परिभाषा भी है, अभी मैंने आपको बताया। इसके अलावा अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान है। अतः यह सभी प्रकार की आर्थिक प्रणालियों और सभी मनुष्यों पर लागू की जा सकती है। पूंजीवादी देशों में भी उतनी ही सत्य है जितनी साम्यवादी देशों में। अतः इसका स्वरूप सार्वभौमिक हो जाता है। चौथी कैटेगरी है आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं। और ये जो आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा है ये प्रोफेसर जेके मेहता ने दी है और ये एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिनके विचार पाश्चात्य विचारों से बिल्कुल अलग थे और इन्होंने भारतीय संस्कृति तथा विचारों से ये ओतप्रोत थे। और इन्होंने जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का आवश्यकता विहीनता की अवस्था में पहुंचने के लिए साधन के रूप में अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का दीर्घकाल में दुख को न्यूनतम करने अथवा दूसरे शब्दों में आवश्यकताओं से पूर्ण मुक्ति तथा सुख की अवस्था को प्राप्त करने के प्रयास के रूप में अध्ययन करता है। अर्थात इनका ये कहना था कि मनुष्य को इस प्रकार से आचरण करना चाहिए, इस प्रकार के कार्य करने चाहिए जिससे कि वह उन कार्यों से आवश्यकता से पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर ले। और वह जब आवश्यकताओं से पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर लेगा तो वही उसके परम सुख की प्राप्ति उसको हो सकती है। तो इनकी जो परिभाषा है इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि कोई भी वह प्रयत्न जो वर्तमान आवश्यकता की संतुष्टि के लिए किया जाता है वह किसी नई आवश्यकता को उत्पन्न कर देता है। जैसे भूख को शांत करने के लिए काम करते हैं तो विश्राम की आवश्यकता महसूस होने लगती है। तो इस प्रकार से एक आवश्यकता को संतुष्ट करते ही दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। दूसरी विशेषता है आवश्यकताएं असीमित है। अतः एक ही समय पर सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि आवश्यकताएं उनकी कोई सीमा नहीं है, असीमित है, अनंत है। और एक आवश्यकता को संतुष्ट करते ही दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। इसलिए एक ही समय पर सभी आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं हो सकती। और पूर्ण सुख केवल बाह्य परिस्थितियों को बदल देने अथवा साधनों के प्रयोग करने से नहीं प्राप्त किया जा सकता। अर्थात केवल बाहरी परिस्थितियों को बदल देने से पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं होती है। पूर्ण सुख की प्राप्ति तभी होती है जब मनुष्य अपनी आवश्यकता बिल्कुल ही कम कर दे या खत्म कर दे, अर्थात वह आवश्यकता विहीनता की स्थिति में पहुंच जाए। और लास्ट पांचवी कैटेगरी है विकास केंद्रित परिभाषाएं। और ये विकास केंद्रित परिभाषाएं है, इसमें जो प्रमुख आधुनिक अर्थशास्त्री है उन्होंने इसके बारे में अपने विचार दिए। इनमें सबसे प्रमुख अर्थशास्त्री थे पॉल ए सैमुअल्सन। ये आधुनिक अर्थशास्त्री है और इन्होंने विकास, कुल रोजगार, कुल आय आदि से संबंधित समस्याओं को अधिक महत्व दिया है। और उन्होंने अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी है वो है अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोगों में लगाए जा सकने वाले उत्पादन के सीमित साधनों का चुनाव एक समय अवधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में लगने
एवं उनको समाज में विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों में उपयोग हेतु वर्तमान तथा भविष्य के मध्य बांटने के लिए किस प्रकार करते हैं। ऐसा चाहे वे मुद्रा का प्रयोग करके करें या उसके बिना ही करें। तो ये जो परिभाषा उन्होंने दी है, इसमें उन्होंने इनकी परिभाषा जो रोडिन्स की परिभाषा है उससे काफी मिलती जुलती है, लेकिन इन्होंने उसमें समय तत्व को भी जोड़ दिया। तो इनकी परिभाषाओं की मुख्य विशेषताएं हैं, असीमित आवश्यकताओं एवं सीमित साधनों जिनके वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं की समस्या पर बल दिया है, और चुनाव की समस्या पर भी उन्होंने बल दिया है। अर्थात उनका कहना था कि असीमित आवश्यकताओं को हमें ऐसे सीमित साधनों जिनके वैकल्पिक प्रयोग संभव है से इस समस्या को हमें सोल्व करेंगे, और ऐसा करने से चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। समय तत्व को शामिल करके इसे प्रायोगिक या गतिशील बना दिया। अर्थात इन्होंने इसमें जो रोडिन्स की परिभाषा है उसी की तरह ये परिभाषा है, लेकिन इसमें इन्होंने समय तत्व को जोड़ दिया, और समय तत्व को जोड़ने से ये परिभाषा और भी अधिक गतिशील बन गई है और अधिक व्यापक परिभाषा। ये जो परिभाषा इन्होंने दी है विकास केंद्रित परिभाषा, ये मौद्रिक अर्थव्यवस्था के साथ साथ वस्तु निर्णय प्रणाली वाली अर्थव्यवस्थाओं में भी कारगर सिद्ध होती है। अर्थात ये केवल मौद्रिक अर्थव्यवस्थाओं में नहीं, बल्कि जहाँ अमौद्रिक अर्थव्यवस्थाएं हैं, जहाँ पर वस्तु निर्णय प्रणाली या जहाँ पर बार्टर सिस्टम है, वहां पर भी ये काम करती है। और चौथी विशेषता है चुनाव की समस्या के प्रायोगिक स्वरूप को स्पष्ट करती है। अर्थात ये जो परिभाषा इन्होंने दी है, ये मानवीय आवश्यकताएं, इन्होंने बताया कि मानवीय आवश्यकताएं स्थिर नहीं रहती है, बदलती रहती है, और अर्थशास्त्रियों को मनुष्य की बदलती हुई व बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिए साधनों, आय, उत्पादन एवं रोजगार वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धन्यवाद।